Welcome to Arm Study Center. This is नासिर राथर। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी। एक तो हम इनके डेफिनेशन को समझेंगे, दूसरा इनके बीच में रिलेशन क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम पावर से। पावर क्या है? व्हाट इज़ पावर? देखो, पावर जो है लैटिन ये ड्राइव्ड किया गया है लैटिन वर्ड से, और लैटिन रूट से किसके इसके हमारे पास दो डायमेंशन आते हैं पावर के। एक डायमेंशन तो रिप्रेजेंट करता है पोटास्टास, ठीक है। एक डायमेंशन कौन सी है? पोटास्टास। और दूसरा कौन सा है? पोटेंशिया। पहला जो वर्ड है पोटास्टास, इसका मतलब है कमांड एंड डोमिनेशन, पावर आवर। इसको हम नेगेटिव व्यू भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें कमांड और डोमिनेशन आती है, यानी किसी के ऊपर कमांड करना, किसी के ऊपर पावर जमाना, किसी के ऊपर डोमिनेट करना, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है पोटास्टास। दूसरा है पोटेंशिया। कौन सा है? पोटेंशिया। पोटेंशिया का मतलब है कैपेसिटी एंड एबिलिटी, ठीक है। यानी कुछ करना, कैपेसिटी, हाँ, इतनी कैपेसिटी और एबिलिटी हो। पावर टू मतलब कोई कैपेसिटी होना, कोई एबिलिटी होना। इसको हम किसी गोल को अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले व्यू को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव व्यू, ठीक है। ये दो व्यूज हैं पावर को देखने के। उसके बाद हम सोशल और पॉलिटिकल व्यू देखेंगे। देखो, सोशल और पॉलिटिकल व्यू का मतलब है यहाँ पे कि हम कैसे पावर को अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पावर इन सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। हम कैसे पावर को अंडरस्टैंड करेंगे? कहाँ? सोसाइटी के अंदर। या हम पावर को कैसे यूज करें सोसाइटी के अंदर, ठीक है नहीं। या पावर को कैसे देखा जाता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है नहीं। सोशल एंड पॉलिटिकल व्यू। सोशल और पॉलिटिकल व्यू के लिए हमारे पास दो स्कॉलर आगे आते हैं जिन्होंने कोई डेफिनेशंस दी है, और उन्हीं डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि सोशल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में पावर को कैसे देखा जाता है। सबसे पहले हमारे पास स्कॉलर हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या बोलते हैं? देखो, डेफिनेशन मैंने लिखी है। मैं डेफिनेशन को सीधे सादे लफ्ज़ों में आपके सामने बताऊंगा। ये वाली डेफिनेशन में मैक्स वेबर क्या कहना चाहते हैं? मैक्स वेबर बोलते हैं कि जहां एक आदमी पावर जो एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जहां पे एक आदमी दूसरे आदमी से वो कराना चाहता हो जो वो दूसरा आदमी करना नहीं चाहता हो। मतलब वो दूसरा उस काम को करने के लिए तैयार ही ना हो, लेकिन एक एक्टर जो है उससे वो चीज़ कराना चाहता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो एक्टर हैं, एक्टर ए, एक्टर बी। एक्टर ए जो है एक ऐसा काम कराना चाहता है जो उसको बेनिफिट दे रहा है। किससे? बी से। लेकिन बी विलिंग नहीं है उसको करने के लिए, बी विलिंग नहीं है। लेकिन इसकी डोमिनेशन, ए की डोमिनेशन की वजह से बी को उसको करना ही पड़ता है, हाँ। और वो तैयार हो जाता है उस काम को करने के लिए, ठीक है। ये मैक्स वेबर की डेफिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन किसकी है? रॉबर्ट हाल की। और रॉबर्ट हाल की भी डेफिनेशन सेम है जैसे मैक्स वेबर की। अब रॉबर्ट हाल की डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। रॉबर्ट हाल बोलता है कि पावर इज रिलेशनशिप अमंग एक्टर्स इन विच वन एक्टर इंड्यूसेस अदर एक्टर इन अ वे दैट दे वुड अदरवाइज नॉट एक्ट। यही बात दूसरे लफ्ज़ों में रॉबर्ट हाल भी बोल रहा है कि एक बंदा जो है वो ऐसा एक्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन दूसरा ए बंदा जो है बी बंदे से वो एक्ट कराना चाहता है। बी बंदा जो है उस एक्ट को करना नहीं चाहता, लेकिन
ए की डोमिनेशन की वजह से बी को करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को बहुत सारे स्कॉलर जो हैं इस ओरिजिनल व्यू ऑफ पावर को क्या करना चाहते हैं, इसको रिवाइज करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं। कुछ इस डेफिनेशन को मानते हैं, जो ऊपर डेफिनेशंस हैं एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ क्या बोलते हैं, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, इसलिए इस डेफिनेशन को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो हाईलाइट करते हैं मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ पावर। बोलते हैं कि पावर को हम सिर्फ इसी तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि पावर एक मल्टी डायमेंशनल है और इनके मल्टी डायमेंशनल नेचर को हमने सामने लाना है। और इसी मल्टी डायमेंशनल फैक्ट को, इसी नेचर को सामने लाने के लिए जो है एक स्कॉलर का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, और वो स्कॉलर कौन है, स्टीवन ल्यूक्स। स्टीवन ल्यूक्स की एक बुक है पावर ए रेडिकल व्यू। उन्होंने ये बुक 1974 में लिखी है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि पावर के कुछ नए वर्जन को, कुछ नए फेसेस को हमारे सामने लाया है। अब स्टीवन ल्यूक्स की 3 फेसेस ऑफ पावर देखेंगे। वो क्या बोलते हैं 3 फेसेस ऑफ पावर में। पहली चीज, पहला फेस क्या है, पावर एज डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। बोलते हैं कि पावर जो एक डिसीजन मेकिंग है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग, मतलब या तो एक बंदा खुद डिसीजन ले, या तो एक बंदा खुद डिसीजन ले, या डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। क्या, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग, या तो खुद एक बंदा डिसीजन ले, ठीक है नहीं, या तो वो खुद ले सकता है डिसीजन। अगर ऐसा नहीं है तो वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता हो। ठीक है, पहली चीज़। और इसी चीज़ को हम ट्रेडिशनल व्यू भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग, ये वैसी डेफिनेशन है जैसे मैक्स वेबर और डाल ने बोली थी। ठीक है, दूसरा फेस उन्होंने बोला है पावर एज एजेंडा सेटिंग और पावर एज नॉन डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि कैपेसिटी टू ऑब्स्ट्रैक्ट ए डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन। बोलते हैं कि रियल पावर जो है उन बंदों के अंदर होती है जो डिसीजन को लेते हैं, जो डिसीजन को लेते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ क्या बोलते हैं कि पावर एज एजेंडा सेटिंग, बोलते हैं कि रियल पावर उस बंदे के पास है जो एक डिसीजन को रोके। मतलब किसी ने कोई डिसीजन लिया है और उस डिसीजन को रोके, लिए हुए डिसीजन को रोक सकता हो। ठीक है, जो कोई बंदा लिए हुए डिसीजन को रोक सकता हो वो क्या है, पावर एज एजेंडा सेटिंग और पावर एज नॉन डिसीजन मेकिंग, या इसी को हम बोलेंगे कैपेसिटी टू ऑब्स्ट्रैक्ट ए डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन। और तीसरा फेज क्या है पावर का, पावर एज थॉट कंट्रोल। पावर एज थॉट कंट्रोल, स्टीवन ल्यूक्स क्या बोलते हैं कि पावर एज थॉट कंट्रोल का मतलब ये है कि जब डिसीजन ऐसे लिए जाएं जो दूसरे के थॉट्स पे कंट्रोल करें, और ऐसे दूसरे के थॉट्स पे कंट्रोल करें कि वो बंदा जानता ही नहीं हो कि मेरे ऊपर कोई पावर है, कोई पावर मुझे जो है कंट्रोल कर रही है। ठीक है नहीं, और देखो ऐसी पावर हमने डिस्कस भी की है, मिचेल फुकाल्ट की कैपिलरी पावर। आपको याद है, जिनने मेरी पिछली वीडियो देखी है वो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है, कि एक ऐसी पावर होती है जो दूसरे बंदे के ऊपर जो है ऐसे बैठती है कि उस बंदे को पता ही नहीं होता कि मेरे ऊपर कोई पावर है, और उसकी थिंकिंग को, उसके बिहेवियर को, उसके एक्शन को रेगुलेट करती है, और ऐसे रेगुलेट करती है कि वो इनविजिबल होते हैं और उस बंदे को पता ही नहीं होता है। ये 3 फेसेस ऑफ पावर किसने दिए हैं, स्टीवन ल्यूक्स ने। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और अथॉरिटी को समझेंगे। व्हाट इज अथॉरिटी। अब अथॉरिटी क्या है, देखो
बोलते हैं कि अथॉरिटी जो है ये एक ऐसा वे है जो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे। लेकिन कैसे इन्फ्लुएंस करे? बोलते हैं विदाउट परसुएशन एंड विदाउट कोरिजन, फोर्स के बिना, नेगोशिएशन के बिना। देखो, किसी के पास अथॉरिटी होती है लेकिन उसके पास क्या, किसी के पास अथॉरिटी होती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके पास पावर हो। और किसी के पास पावर हो, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अथॉरिटी हो। ठीक है नहीं? और किसी के पास दोनों होते हैं। सम एज अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी होती है उसके पास पावर भी होती है। सॉरी सुनो, जिसके पास अथॉरिटी होती है उसके पास पावर भी होती है। लेकिन जिसके पास पावर होती है उसके पास ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अथॉरिटी भी हो। ठीक है? देखो, पावर क्या था? पावर हमारे पास क्या था? पावर एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। पावर पावर किसी के पास भी हो सकती है। हाँ, यानी अगर आपके पास पावर होगी तो आप पावर को यूज़ कैसे करोगे? परसुएशन, कोरिजन से, ताकि आप दूसरे के बिहेवियर को क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पावर है, अगर मेरे पास पावर है तो मैं दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करूँगा? ये नहीं कि वो लोग खुद ही आके मेरी पावर को मान लें, नहीं। जब तक न मैं उनसे बात करूँगा, जब तक न उनको फोर्स, बल का प्रयोग करूँगा, बल का यूज़ करूँगा, तब तक जो है वो मेरी पावर को क्या नहीं कर सकते हैं, वो नहीं मानेंगे, नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है? ये पावर है। लेकिन अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी जो है ये राइटफुल यूज़ ऑफ पावर है। जब आपके पास अथॉरिटी होती है तो आप अथॉरिटी परसुएशन और कोरिजन के थ्रू यूज़ नहीं करते हो, बल्कि अगला बंदा जो है आपकी कमांड को खुद ही ओबे करता है। क्यों ओबे करता है? क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है। हाँ, ठीक है नहीं? अथॉरिटी जो है किसके बेस्ड है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए ड्यूटी टू ओबे। आई समझ में? मतलब आपके पास अथॉरिटी है और दूसरा बंदा जो है उसको ओबे करता है। ठीक है नहीं? आपके पास पावर भी है और अथॉरिटी भी है। और आपकी पावर जो है तभी मानते हैं, आपकी पावर, आपकी डिसीजन को तभी मानते हैं लोग क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है। बेसिस ऑफ ओबीडेंस क्या है? मतलब कि अथॉरिटी को क्यों लोग जो है फॉलो करते हैं? वो इसलिए क्योंकि ना ही इसमें परसुएशन ना ही कोरिजन है। ठीक है? और इसमें क्या है कि आपके पास एक फॉर्मल पोस्ट होती है, आपके पास स्टेटस होता है, आप एक्सपर्ट होते हैं किसी चीज़ के। ठीक है नहीं? यह अथॉरिटी का एक मोटा मोटा डेफिनेशन था। उसके बाद है लेजिटिमेसी। व्हाट इज लेजिटिमेसी? लेजिटिमेसी क्या है? देखो, लेजिटिमेसी जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पावर को ट्रांसफॉर्म किया जाता है अथॉरिटी में। क्या? लेजिटिमेसी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पावर को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें? अथॉरिटी में। पावर कैसे लेजिटिमेज बनती है? ये क्वालिटी है ट्रांसफॉर्म करने के लिए पावर को अथॉरिटी में। और पावर कैसे लेजिटिमेट बनती है? पावर को लेजिटिमेट दिखाने के लिए कुछ व्यूज़ हैं। पहला व्यू क्या है? सोशोलॉजिकल और एटीट्यूडनल व्यू। ये किसने दिया है? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि लेजिटिमेसी डिपेंड्स अपॉन बिलीफ ऑफ सब्जेक्ट अबाउट एजेंट्स राइट टू रूल। बोलते हैं क्या लोग आपकी पावर को राइट मानते हैं? क्या लोग आपकी पावर को राइट मानते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी पावर लेजिटिमेट है। अगर लोग आपकी पावर को राइट मानते हैं तो आपकी पावर लेजिटिमेट है। अगर ऐसा है तो आपकी पावर क्या है? लेजिटिमेट है। अगर आपकी पावर जो है सब्जेक्ट्स, आई समझ में, लोग, उनके अंदर बिलीफ है कि आपका हक है मेरे ऊपर पावर रखने का, जमाने का, फिर जाके वो लोग जो है ओबे करते हैं आपको। मतलब क्योंकि आपके पास लेजिटिमेसी है
ठीक है नहीं, फिर जाके जो है वो लेजिटिमेट पावर होगी, ठीक है, क्या होगी, ये सोशोलॉजिकल और एडिटोरियल व्यू है। फिर आपकी पावर क्या होगी, लेजिटिमेट होगी। इसके अपोजिट एक और व्यू आता है, वो है नॉर्मेटिव व्यू। ये किसने दिया है, डेविड बीथम ने। ये क्या बोलता है, मतलब पावर, ये बोलता है सबसे पहले लेजिटिमेसी इज डिटरमाइंड बाय मॉरल एंड नॉर्मेटिव कंसिडरेशन। मतलब पावर जो है लेजिटिमेट बिलीफ से नहीं है, ये ऊपर वाले को काउंटर करता है। बोलते हैं हम पावर को लेजिटिमेट बिलीफ से नहीं कर सकते हैं कि लोग जो है आपकी पावर को राइट मानते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है फिर, पावर होल्डर को क्या करना चाहिए, बोलते हैं मॉरल प्रिंसिपल को, नॉर्म्स को, सोसाइटी के नॉर्म्स को, सोसाइटी के मॉरल जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनको नज़र में रखना चाहिए। उसके बाद जब वो नज़र में रखेगा, वैसे ही मॉरल और नॉर्म्स को कंसिडरेशन में रख के काम करेगा, फिर जाके जो है सोसाइटी क्या करेगी, उसकी पावर को लेजिटिमेट मानेगी। ये नॉर्मेटिव व्यू है, किसने दिया है, डेविड बीथम ने। अब उसके बाद मैक्स वेबर जो है 3 सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बोलते हैं। अब ये 3 सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेसी क्या है, पहली चीज़ है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। देखो ट्रेडिशनल अथॉरिटी किस पे होती थी, कस्टम और ट्रेडिशंस के ऊपर। मतलब लोग जो है एक इंसान की, एक बंदे की पावर को और उसकी अथॉरिटी को तब एक्सेप्ट करते थे क्योंकि एक कस्टम ही वैसा था, एक ट्रेडिशन ही ऐसा था, ठीक है नहीं, ट्रेडिशनली बेस्ड। मतलब एक बंदा, एक किंग आता था, ठीक है नहीं, उसके बाद वो कस्टमरी और ट्रेडिशनली किंग बनता था, फिर दूसरा भी, फिर उसके बाद दूसरा आता, लेकिन एक ट्रेडिशन के हिसाब से लोग जो है एक बंदे की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे। हाँ, दूसरा जो है जो सोर्स है वो क्रिज्मेटिक अथॉरिटी है। मतलब एक बंदे की क्वालिटी को देख के, एक बंदे की पर्सनैलिटी को देख के जो लोग जो है उसके अथॉरिटी को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पुराने ज़माने की एक एग्जांपल लेता हूँ, पॉप्स, हाँ, क्रिश्चियन पॉप्स, प्रीस्ट्स, हाँ, उसके बाद कोई पीर, हाँ, कोई पंडित, मतलब ऐसी जैसी कोई मतलब क्रिज्माटिक पर्सनैलिटी एक बंदे की हो, ठीक है। उसके बाद है लास्ट वाली लीगल और रैशनल अथॉरिटी। बोलते हैं मैक्स वेबर यही सबसे अच्छी है, मतलब ये लीगली डिफाइंड होती है, फॉर्मल सेट ऑफ रूल, इसमें कुछ रूल्स होते हैं और एक बंदा जो है कुछ रूल्स को हाथ में लेके जो है इस अथॉरिटी को जो है इस पावर जो है लोगों के ऊपर जो है लागू करता है, लोगों के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करता है और लोग जो है इसकी अथॉरिटी को मानते हैं। ये किस पे है, लीगल डिफाइंड यानी लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो ये था हमारे पास टॉपिक जो अभी हमने किए, कौन कौन से, पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी, और इनके बीच में रिलेशनशिप भी आपके सामने क्लियर हुआ और इनकी डेफिनेशंस भी क्लियर हुई। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक भी कीजिए और नीचे कमेंट में जाके मुझे बताइए कि क्या कमी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।